हेलो दोस्तों, इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान सूरत-हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हज़ारों रॉकेट फायर किए गए और मुतअद्दिद अफ़राद हलाक हो गए थे। दर हकीकत कुछ बच्चे अपनी जान भी कुर्बान कर बैठे। ये मौजू इतना मुतनाज़ा है कि पूरी दुनिया में लोगों की राय दो हिस्सों में तक़सीम होगा। यहाँ तक कि दुनिया में ट्विटर पर दो रुझानात सरफ़हरिस्त थे। एक, हम इसराइल के साथ खड़े हैं, और दूसरा, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। यहाँ हक पर कौन था? ये जंग क्यों शुरू हुई? आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। उसकी अपनी दिलचस्प तारीख है। तीन मज़ाहब ईसाई, मुसलमान और यहूदी लोगों के लिए एक बहुत ही मुक़द्दस शहर यरूशलेम को भी इसी सूरत-हाल का सामना था। मग़रिबी यरूशलेम इसराइल के कंट्रोल में है और बहुत सारे इसराइली वहाँ मुक़ीम हैं। और मशरिक़ी यरूशलेम के इलाक़े में बहुत से फ़िलिस्तीनी वहाँ आबाद हैं। और बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक ये फ़िलिस्तीन का एक हिस्सा है। लेकिन इसराइल ने उस इलाक़े पर कब्ज़ा कर लिया है। इसराइल का ख़याल है कि यरूशलेम का पूरा शहर उनका है और ऐसा ही होना चाहिए। और फ़िलिस्तीनियों का ख़याल है कि ज़ाहिर है कि ये उनका है। पिछले कई सालों में मशरिक़ी यरूशलेम में बहुत से फ़िलिस्तीनी ख़ानदानों को इन्ख़ला का सामना करना पड़ा। इसराइली हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बहुत से फ़िलिस्तीनी ख़ानदानों को ज़बरदस्ती घरों से बेदखल कर दिया। दूसरी तरफ अगर हम गज़ा के बारे में बात करें तो कहानी मुख्तलिफ है। फ़िलिस्तीनी हुकूमत का वहाँ कंट्रोल नहीं है। उस पर एक अस्करीत पसंद ग्रुप, सियासी जमात हमास का कब्ज़ा है। फ़िलिस्तीनी वज़ीर आज़म मग़रिबी किनारे के इलाक़ों पर हुकूमत कर रहे हैं। यहाँ तक कि गज़ा की पिटी पर भी उसका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हमास ने गज़ा पर कब्ज़ा कर लिया है। और दुनिया के कुछ ममालिक जैसे अमेरिका, इसराइल, यूरोपीय यूनियन और जापान, उन ममालिक का ख़याल है कि हमास एक दहशतगर्द तंज़ीम है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक हैं, जो सिर्फ हमास के अस्करी वन को एक दहशतगर्द तंज़ीम के तौर पर मानते हैं। लेकिन पाकिस्तान, चीन, रूस, तुर्की, ईरान और नॉर्वे जैसे ममालिक भी हैं, जो हमास को एक दहशतगर्द ग्रुप के तौर पर नहीं मानते। हमास और इसराइली फ़ौज अक्सर एक दूसरे के खिलाफ रॉकेट चलाती रहते हैं। अगरचे इसराइल का आयरन डोम एक बहुत ही मौसर दिफाई निज़ाम है जो उन्हें रॉकेटों से महफूज रखता है। रॉकेटों और फ़ज़ाई हमलों की फायरिंग गज़ा और इसराइल के माबीन होती है। फ़िलिस्तीन के मग़रिबी किनारे का उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है और न ही उनके ज़रिया कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता है, क्योंकि इसराइली लोग भी वहाँ रहते हैं। लेकिन एक ही वक्त में गज़ा में सरहदों की वज़ाहत की गई है। इसराइली लोग गज़ा में नहीं रहते। दर हकीकत इसराइल ने गज़ा के चारों तरफ मुकम्मल नाकाबंदी कर रखी है। एक तरफ इसराइल ने इसे मुसद्दूद कर दिया है और दूसरी तरफ मिस्र ने इसे मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया है। उन्हें मुआशी तौर पर भी बाकी दुनिया से मुनक़ता कर दिया गया है। उसकी वजह से गज़ा में बेरोज़गारी की शरह बहुत ज़्यादा है। गज़ा को जो पैसा आता है वो पूरी दुनिया के लोगों की तरफ से है जो उनकी मदद करना चाहते हैं कि वहाँ रहने वाले लोगों की मदद करें। लेकिन हमास उस रक़म को असलहा खरीदने और रॉकेट लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल करता है जो कि उनकी मजबूरी है। लिहाजा उस फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। बॉर्डर पर मौजूद मसाइल और लोगों को घरों से बेदखल करने के मसाइल। जहां इसराइल पर ज़मीन पर गैर कानूनी कब्ज़ा करने का इल्ज़ाम है मग़रिबी किनारे में, और गज़ा में हमास है। एक बार जब आप उस पस मंज़र को समझ गए हैं तो अब मौजूदा वाक़यात के बारे में बात करें। ये कहा जा सकता है कि मौजूदा लड़ाई की शुरुआत शेख जरह के वाक़े से हुई थी। शेख जरह मशरिक़ी यरूशलेम का एक हमसाया है, जहां बहुत से फ़िलिस्तीनी ख़ानदानों को घर बार छोड़ने का हुक्म दिया गया था। बाज़ इंतहा पसंद यहूदियों ने रैलियों के ज़रिए मुसलमानों को इश्ताल दिलाया, जहां उन्होंने अरब मर्दाबाद के नारे लगाए। जब ये रैलियां गुजर गईं तो यहूदियों और अरब मुस्लिम कम्युनिटीज़ के माबीन लड़ाई हो गई और उनके दरमियान सख्त कुशीदगी पैदा हो गई। यहूदियों ने इंतहाई इश्ताल अंगेज़ तकारीर कें। उन्होंने दिदवा किया कि पूरा शहर उनका था, और उसकी वजह से सूरत-हाल ख़राब होती गई। 7 मई को फ़िलिस्तीनी अवाम उन बेदखलियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। ये एहतजाज पुरतशद्दुद हो गए। पथराव किया गया। इसराइली पुलिस ने सूरत-हाल को काबू करने की कोशिश की। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादम हुआ और दोनों अतराफ से लोग जख्मी हो गए। 10 मई को इसराइली पुलिस मस्जिद अक़सा में दाखिल हुई।
रबड़ की गोलियों से फायर की गई और वहां मौजूद फिलिस्तीनियों पर दस्ती बम फेंके गए। मस्जिद की खबर सुनने के बाद हमास ग्रुप ने इस्राएली हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया कि मस्जिद से इस्राएली पुलिस दस्तबरदार हो जाएं वरना वो हमला करेंगे। अगरचे मगरिबी किनारे में बसने वाले फिलिस्तीनियों का हमास से कोई ज़मीनी ताल्लुक राबता नहीं है, लेकिन फिर भी हमास ने फिलिस्तीनियों के नुमाइंदे की हैसियत से ये ऐलान किया और कुछ घंटों के बाद इसराइल पर रॉकेट फायर करना शुरू कर दिए। हमास ग्रुप ने गजा से इसराइल के खिलाफ हजारों रॉकेट दागे और जब ये रॉकेट इसराइल पर पड़े तो इसराइल ने गजा पर फजाई हमलों का जवाब दिया। इसराइल ने गजा पर 130 से ज्यादा फजाई हमले किए। यहाँ पैदा होने वाला सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सही है और कौन गलत। इसराइल का दावा है कि उन्होंने ये फजाई हमले इसलिए किए कि हमास ने उनके खिलाफ रॉकेट फायर किए। हमास का कहना है कि उन्होंने ये रॉकेट इसलिए चलाए कि इसराइलियों ने मस्जिद पर हमला किया। इसराइल का कहना है कि उन्होंने मसाजिद पर हमला किया क्योंकि लोग वहां पत्थर फेंक रहे थे, और पत्थर फेंकने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उनकी जमीन पर गैर मनसिफाना कब्जा किया जा रहा है, और फिर वो लोग कहेंगे कि ये जमीन पर गैर मनसिफाना कब्जा नहीं था, और फिर ये गुफ्तगू तारीख का रुख करेगी। दोनों तरफ बहाने की कोई इंतहा नहीं है, एक के बाद एक जवाब, और फिर ये तारीख की तरफ ले जाएगा कि उसके बारे में 1967 की जंग में क्या हुआ था। लेकिन कुछ चीजें बहुत वाज़ेह हैं कि हमें अपनी राय में उस सूरतहाल में याद रखने की जरूरत है। बैनुल-अक़वामी मुबसरीन का क्या कहना है? यूरोपीय यूनियन का कहना है कि इसराइल के जरिया इनखला इंसानी बुनियादों पर गैर कानूनी हैं और अवाम में तनाव का बाउस बना हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हक़ूक़ के हाई कमिश्नर ने कहा कि इसराइल के जरिया नाफ्ज़ करदा कानून फितरी तौर पर इम्तियाजी सलूक है और बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के तहत इसराइलियों को ज़मीन पर कब्जा ममनू है और ये जंगी जुर्म है। तो ये वाज़ेह है कि इसराइल का मगरिबी किनारे के इलाकों पर कब्जा और फिलिस्तीनियों को बेदखल करना बैनुल-अक़वामी मुबसरीन के मुताबिक गलत है। तशद्दुद के जवाब के तौर पर तशद्दुद और उसके रद्दमल में और भी ज्यादा तशद्दुद सूरतहाल को बेहतर नहीं करता, ये तेजी से सूरतहाल को खराब करता है। इसराइलियों का ख्याल है कि तमाम फिलिस्तीनी दाश्तगर्द हैं और कुछ फिलिस्तीनियों का ख्याल है कि तमाम इसराइली दाश्तगिर्द हैं। वो उन्हें बतौर इंसान नहीं देखते हैं। सियासतदानों और अस्करीत पसंद ग्रुपों ने दोनों अतराफ के लोगों में इतनी नफरत पैदा कर दी है कि लोगों के दोनों ग्रुप एक दूसरे के साथ हमदर्दी और एहतराम का सलूक नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि वो एक के बाद एक तशद्दुद के जवाब का जवाब पेश करते रहते हैं। हमने दिफा में ये काम किया, हमने अपनी जिंदगियों की हिफाजत के लिए ये किया। ये समझने की ज़रूरत है कि तमाम फिलिस्तीनी हमास की हमायत नहीं करते हैं। इसी के साथ ही तमाम इसराइली हुकूमत या उसके इक़दामात की हमायत नहीं करते हैं। माजी में ऐसे सियासतदान रहे हैं जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अमन बरकरार रखने की कोशिश की और उनका कत्ल इंतहा पसंद इसराइली यहूदियों ने किया। दोनों तरफ इंतहा पसंद लोग बहुत हैं और इसी वजह से पूरे मुल्क को दाश्तगर्द करार देना, ये कहना कि तमाम इसराइली दाश्तगर्द हैं या ये कि तमाम फिलिस्तीनी दाश्तगर्द हैं, है इंतहाई गलत है। अगर आप ये कहते हैं तो उससे दोनों अतराफ से नफरत में इजाफा होगा। दोनों तरफ देखो किस तरफ ज्यादा ताकत है, ये बिल्कुल वाज़ेह है। इसराइल की फौजी टेक्नोलॉजी, उसका दिफाई निज़ाम, मोसाद जैसी एजेंसियां। इसराइल दुनिया की बेहतरीन फौजी ताकतों में से एक है। इतनी ताकत के साथ उनकी जिम्मेदारी में भी इजाफा हुआ है। हमास जैसी तंजीमें जो इसराइल के जरिया दाश्तगर्द समझी जाती हैं, अगर दाश्तगर्द उन पर रॉकेट चलाता है तो उनको भी ऐसा ही जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें तशद्दुद का पुरतशद्दुद जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको उसकी वजह तलाश करने की ज़रूरत है। इसराइल की तरफ से गजा पर फ़ज़ाई हमलों में मुतअद्दिद शहरी और बच्चे हलाक हो गए और इसराइल के पास इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि उन्हें एहतियात बरतनी चाहिए। बच्चे दाश्तगर्दी में मलूस नहीं हैं और ये कहना कि जब भी आप उनको निशाना बनाते हैं हर बार हलाकते होंगी। अगर आपके घर वाले वहां होते और अगर अगली इमारत में दाश्तगिर्द होते और आपके कनबा के रुकन की मौत हो गई क्योंकि उनके साथ वाली इमारत पर बमबारी की गई, क्या ये जायज़ होगा? उन चीज़ों पर सोचने की ज़रूरत है।
جب بھی آپ کسی کے ساتھ اس مسئلے پر بات کریں گے تو انہیں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ کا شکریہ۔